हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। तो आज हम लोग करेंगे करंट अफेयर्स की क्लास, जो कि घटनासार अर्धवार्षिकी जनवरी 2024 से जून 2024 तक की जो आपकी हाफ ईयरली मैगजीन आ चुकी है, उस मैगजीन के हम लोग हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स कर रहे हैं। जहां से क्या हो रहा है कि पूरी किताब नहीं पढ़नी पड़ रही है, सारे टॉपिक्स के जो मक्खन पॉइंट होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं क्रिस्पी पॉइंट, वो आपके हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से कंप्लीट हो रहे हैं, जो डायरेक्टली एग्जाम में आने वाले पॉइंट्स हैं। बाकी सारी जो अननेसेसरी पार्ट्स है उसको हमने अलग कर रखा है और इसी के माध्यम से हैंड रिटन नोट्स हमने तैयार किया, जिसमें लास्ट दो क्लास में, कल की क्लास और परसों की क्लास में, हम लोगों ने नेशनल करंट अफेयर्स को पूरा कंप्लीट किया। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जो दो क्लास में वो भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो ये रहेगा आज हमारा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, और इसी के साथ आपके लगभग टोटल 10 से 12 लेक्चर में आपकी पूरी घटनासार करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगी। और जैसे ही घटना चक्र की आई दृष्टि वार्षिकी मैगजीन आएगी सितंबर लास्ट तक, तो उसे भी हम लोग हैंड रिटन नोट्स बना के इसी के साथ हम उसे भी कंप्लीट कर देंगे, जहां से आपके करंट अफेयर्स के कोई भी प्रश्न फिर गलत होने की संभावना बिल्कुल 0% हो जाएगी। तो चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना अदर ग्रुप्स में। वीडियो के नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। और एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ये पीडीएफ परचेस करनी हो, यानी कि पसंद आ रही हो कि आप इससे रिवीजन कर सकते हो, तो वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां पे इसकी सारी प्राइस लिस्ट और सारी डिटेल आपको वहां पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ ही साथ अलग से जो हमारे परिणाम नोट्स हैं, तपस्या नोट्स हैं, लक्ष्य भेद नोट्स हैं, उनकी भी प्राइस डिटेल आपको वहां पे मिल जाएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले लेक्चर से, मतलब कि पहले पॉइंट से। तो यहाँ पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपका, 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 में आयोजित किया गया। ये G7 कौन से कंट्रीज हैं? जो आप देखोगे विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का ये समूह है, और ये आपस में मिलकर एक अर्थव्यवस्था के स्तर पे या विश्व के स्तर पे हर साल एक सम्मेलन करते हैं, जिसमें अलग प्रकार के निर्णय वगैरह डिसीजन लेते हैं। तो इस बार जो 2024 में आयोजित हुआ है, इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। जैसे 50वां G7 शिखर सम्मेलन 13 जून से 15 जून 2024 तक इटली के अपुलिया के फसानो शहर में आयोजित हुआ। यानी एक भाषा में कहें तो अपुलिया शहर कह सकते हो, फसानो शहर, या फिर इटली कह सकते हो। तो कहां पे आयोजित किया गया? इटली में आयोजित किया गया, और इसकी अध्यक्षता भी इटली ने की है, इसीलिए यहां पर आयोजित किया गया। तो सबसे पहले आपको एक चीज और जाननी पड़ेगी कि इस G7 में कौन कौन सी कंट्रीज इसमें शामिल है। अगर हम बात करते हैं तो G7 जो कंट्रीज हैं, इसमें कनाडा आपको देखने को मिलेगा और यूएसए देखने को मिलेगा, यानी ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट कंप्लीट। फिर इसके बाद फ्रांस देखने को मिलेगा, इटली देखने को मिलेगा, जर्मनी देखने को मिलेगा, यूके देखने को मिलेगा। ये 4 कंट्री ऐसी हैं जो आपके यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आती हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे दिख रहा है यूरोपीय यूनियन, ये एक पर्यवेक्षक के रूप में रहता है, और एक जापान, एशिया से एकमात्र ऐसा देश है जो इसमें शामिल है। तो टोटल जो 7 कंट्रीज हैं, कौन कौन सी? कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, यूके, यूएसए। तो इसके आधार पे आप देखोगे नॉर्थ अमेरिका से 2 देश आ गए, कनाडा और यूएसए। यूरोप कॉन्टिनेंट से 4 देश आ गए, फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूके। और एशिया कॉन्टिनेंट से केवल 1 देश है, वो है जापान। यूरोपीय यूनियन भी इसमें शामिल होता है, लेकिन वो एक पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर के रूप में शामिल होता है, और इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। हालांकि आगे चल के ये 1994 के आसपास या उसके और बाद भी इसमें रसिया भी शामिल कर लिया गया था, और रसिया के शामिल होने के बाद इसको G8 कहा जाता था। लेकिन कुछ विवादों के कारण 2014 से रसिया को बाहर कर दिया गया, जो क्रीमिया वगैरह या यूक्रेन पे संकट किया था, वहां से जब बाहर कर दिया गया तो अब ये दोबारा G7 के रूप में जाना जाने लगा। अब चलो आ जाते हैं पॉइंट पे, क्या क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे आप। तो यहाँ पे G7 की कंट्रीज भी आपको पता चल गई। इसमें शामिल नेताओं ने G7 पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट पहल को बढ़ावा देने का फैसला किया है। ये कौन सी पहल है? PGII, अर्थात की पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। वैश्विक स्तर पे इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने एक पहल को शुरू किया। हालांकि इस पहल की शुरुआत 2022 के 48वें G7 सम्मेलन में ही शुरू हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे जो है कि इन्होंने और इस पहल को मजबूत बनाने पे इस बार चर्चा की। तो अगर आपसे पूछा जाए पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो पहल है G7 की, इसकी शुरुआत कब की गई? तो 48वें G7 समिट 2022 में। इसके तहत G7 विकासशील और मध्यम आय वाले देशों को आधारभूत अवसंरचना परियोजनाएं प्रदान करने के लिए 2027 तक 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित करेगा। अर्थात इन G7 कंट्रीज ने यह सोचा कि क्यों ना जो विकासशील देश हैं या जो कम आय वाले या मध्यम आय वाले जो देश हैं, गरीब देश हैं, उनमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए कुछ ऋण देंगे, और वो ऋण जो रहेगा 2027 तक प्रोवाइड करा दिया जाएगा 600 बिलियन के आसपास, और ये अमेरिकी डॉलर में। तो एक बड़ी योजना ये भी है।
अच्छा, इसमें भारत देखो सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रण किया गया था और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें शामिल भी हुए थे। देखिए, भारत आपके G20 का तो मेंबर है, लेकिन G7 का मेंबर नहीं है, क्योंकि अभी भारत की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी नहीं हुई है कि इन 7 देश के साथ जो है कि बैठ सके। हालांकि हम महाशक्ति के रूप में उभर चुके हैं, लेकिन जो वास्तविकता है वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने ये भी देख लिया G7 के बारे में। और इसी के साथ साथ आप यहां देखेंगे भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, जिसको IMEC को समर्थन और प्रोत्साहन दिया गया। G7 राष्ट्रों ने IMEC को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। ये क्या है? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप का मतलब कि जो यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर जो होता है उसकी बात की जा रही है। अगर आप देखेंगे आई का मतलब क्या हो जाएगा? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके द्वारा क्या हो रहा है कि भारत को मध्य एशियाई देशों के होते हुए जो है कि मध्य पूर्व देशों से होते हुए यूरोपीय देशों को कनेक्ट करने की बात की जा रही है, और इस पे अपनी सहमति देने के लिए G7 राष्ट्रों ने भी अपनी सहमति दे दी है। अगर हम और भी बातें देखें कि IMEC का लक्ष्य क्या है कि भारत मध्य पूर्व तथा यूरोप को जोड़ने वाले रेल, सड़क और समुद्री मार्ग सहित एक व्यापक परिवहन नेटवर्क स्थापित करना है। कहने का मतलब हो गया कि IMEC के द्वारा भारत क्या करेगा? इन सभी देशों के साथ रेलवे से भी कनेक्टिविटी स्थापित करेगा, समुद्र से भी करेगा और सड़क मार्ग से भी करेगा। जहां जहां से जो संभव हो सकेगा वो करेगा। तो ये सारी सुविधाएं भी, इस पे भी सहमति मिल गई। सितंबर 2023 में नई दिल्ली में जब आयोजित किया गया था G20 का शिखर सम्मेलन, तब इस पर हस्ताक्षर किए गए थे IMEC। जब पिछली बार आप G20 के समिट के बारे में पढ़ रहे थे सितंबर में जब आयोजित हुआ था, तो उसमें एक यह भी महत्वपूर्ण योजना थी, क्योंकि एक तो थी कि G20 की पहली बार अध्यक्षता मिली थी भारत को, दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि इसमें IMEC जैसे टारगेट को पूरा करने के लिए G20 देशों ने सहमति भी दी, और अब आपके G7 ने भी सहमति दे दी। तो IMEC क्या होता है ये आपको पता चल जाएगा। आगे देखते हैं, भारत, USA, सऊदी अरब, UAE, यूरोपीय यूनियन, इटली, फ्रांस, जर्मनी IMEC के हस्ताक्षरकर्ता देश हैं। अगर आप देखोगे ये G20 में जो समिट हुई थी उस समय इन सभी देशों ने हस्ताक्षर किए थे, और वर्तमान में G7 के भी देश इसमें शामिल हैं, जैसे जर्मनी भी है, फ्रांस भी है, इटली भी है, यूरोपीय यूनियन भी है, USA भी है। तो ये कुछ प्रमुख देश तो पहले से ही इसमें शामिल हो चुके हैं और G7 के मेंबर भी हैं, तो इन्होंने भी क्या किया? इसको सहमति दे दी। अब जरा और हम बात करते हैं कि आधारभूत अवसंरचना परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए लोबीतो कॉरिडोर जो कि अंगोला में है, लुजोन कॉरिडोर जो कि फिलीपींस में है, मिडिल कॉरिडोर जिसे ट्रांस कैस्पियन अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मार्ग IITR के नाम से भी जाना जाता है, ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव जो कि अफ्रीका का साहिल क्षेत्र में मरुस्थलीकरण और मृदा अपरदन रोकथाम के लिए भी किया गया है। तो इस प्रकार की जो आधारभूत अवसंरचना है इनको भी समर्थन दिया गया है G7 के द्वारा। क्या दिया गया कि जो लोबीतो कॉरिडोर है अंगोला का, इसको विकसित किया जाएगा, लुजोन कॉरिडोर जो कि फिलीपींस में, इसको विकसित किया जाएगा, मिडिल कॉरिडोर जिसको ट्रांस कैस्पियन अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मार्ग कहते हैं, और इसके साथ ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव जो अफ्रीका के साहिल क्षेत्र, जो साहिल रीजन क्या होता है, जो नॉर्थ अफ्रीका को देखोगे जहां पे बहुत बड़ी क्षेत्र में सहारा मरुस्थल फैला हुआ है, इसे साहेल रीजन भी कहते हैं। तो इसका जो मरुस्थलीकरण हो रहा है और मृदा अपरदन हो रहा है, इसको रोकने के लिए भी, इन सभी के लिए इन्होंने सहमति दी है। G7 नेताओं ने अपुलिया खाद्य प्रणाली पहल AFSI को निम्न आय वाले देशों में भी शुरू किया। अपुलिया कहां पे है? इटली के अंतर्गत है। तो ये आपका पहला ही पॉइंट क्लियर हो गया। क्या पॉइंट क्लियर हो गया? कि भाई G7 की जो समिट हुई इटली में हुई और 50 नंबर की थी, 50वें नंबर की, कौन कौन से देश इसमें शामिल हुए, IMEC क्या होता है, भारत की तरफ से कौन आमंत्रित हुआ, तो इन सभी के बारे में आपने समझ लिया। चलिए सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट आपका है परमाणु हथियारों पर सिप्री की रिपोर्ट। किसकी रिपोर्ट आपसे पूछी जा रही है? सिप्री की, SIPRI। इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो स्वीडिश एक थिंक टैंक हो गया, और साथ में जो दूसरा है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यही सिप्री की फुल फॉर्म होती है। और इसकी 55वीं एक रिपोर्ट आई थी, ठीक है। स्वीडिश जो थिंक टैंक है सिप्री, इसकी एक 55 नंबर की रिपोर्ट जून 2024 में जारी हुई, और इस रिपोर्ट के अंतर्गत क्या क्या पॉइंट्स कहे गए ये आपको समझना है, क्योंकि यहां से डायरेक्ट प्रश्न बनता है। जैसे सिप्री रिपोर्ट में वैश्विक परमाणु हथियारों की कुल संख्या पिछले वर्ष के 12,512 से घट के 12,121 हो गई है। तो सबसे पहली बात कि सिप्री रिपोर्ट हथियारों की रिपोर्ट से संबंधित है, जो विश्व में कितना हथियार आयात किया गया, कितना निर्यात किया गया, कितनी उसमें योगदान दिया गया। तो पहला ही पॉइंट आप पढ़ लो कि जो न्यूक्लियर वेपन है पूरी दुनिया में 12,512 हैं, जिसमें से इस बार घट के 12,121 हो गई है।
भारत के पास 2024 में 172 परमाणु हथियार हैं और 2023 में 164 थे। यानी भारत भी न्यूक्लियर वेपन लगातार तैयार कर रहा है और इसकी संख्या में वृद्धि करता जा रहा है। तो भारत के पास 2023 में 164 थे और अब कितने हो गए, 172 हो गए। अच्छा, 9 परमाणु सशस्त्र राष्ट्र हैं, जो 9 देश ऐसे जिनके पास न्यूक्लियर वेपन मौजूद है, जिसमें यूएसए हो गया, रूस हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, चीन हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, उत्तर कोरिया हो गया और इजराइल हो गया। अब आपको डाउट कहां पे रखेगा, पाकिस्तान का तो आपको पता ही पता है, उत्तर कोरिया का भी पता है, लेकिन इजराइल आपके ऑप्शन में दे देगा कि क्या इजराइल के पास भी न्यूक्लियर वेपन है। आपको लगेगा इजराइल तो पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है, नाटो संगठन का बहुत अच्छा दोस्त है, तो ये तो सुरक्षा प्राप्त कर लेगा नाटो और अमेरिका के साथ, तो ये क्यों भला वेपन रखेगा, लेकिन इसके पास भी न्यूक्लियर वेपन है। तो ये ध्यान रखना कि 9 देश ऐसे हैं जो विश्व में जो न्यूक्लियर वेपन से युक्त हैं। अब जरा बात कर लेते हैं परमाणु वॉरहेड का सैन्य भंडार। 2024 में अगर हम देखें तो न्यूक्लियर वेपन सबसे अधिक रसिया के पास है, दूसरे नंबर पे आपका यूएसए आता है, थर्ड नंबर पे आपका चाइना आता है और भारत आपका 172 न्यूक्लियर वेपन के साथ विश्व में छठे नंबर पे आता है। 9 देशों में 6 नंबर पे ये आता है। अब हम चलते हैं एक अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट टॉपिक है यूएन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसको हम लोग कहते हैं एसडीआर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024, जो कि यूएनओ के द्वारा प्रकाशित की जाती है। क्या रिपोर्ट कहती है, जून 2024 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी कि यूएन एसडीएसएन, यूएन हो गया, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। इसके द्वारा जारी की गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के 9वें संस्करण के अनुसार पर्यावरण, स्वास्थ्य और भूख के एसडीजी में दुनिया पिछड़ रही है। कहने का मतलब हो गया कि जो आपके टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उनका ऑब्जर्वेशन हर वर्ष यही संस्थान करता है, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। और इसने जब 2024 की रिपोर्ट जारी की जून में 9वें संस्करण की, तो इसने स्पष्ट भाषा में कह दिया कि भैया सभी देश के लोग ये सुन लो, पूरी दुनिया सुन लो कि एनवायरमेंट को लेके, हेल्थ को लेकर और हंगर यानी भूख को लेकर, इन तीनों मामलों में एसडीजी में दुनिया पिछड़ रही है, यानी इसकी पूर्ति नहीं कर पा रही है, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, तो जिसकी वजह से भूख की समस्या बढ़ रही है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं इसलिए वो भी समस्या बढ़ रही है, और एनवायरमेंट को भी जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित किया जा रहा है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि रिपोर्ट कौन जारी करता है, कौन सा संस्करण है। अच्छा, 9वां संस्करण क्यों है, क्योंकि 2015 के बाद ही, मतलब 2015 में ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को फॉलो करने की बात हुई, तो 2025 में इसके पूरे 10 साल हो जाते हैं, लेकिन अभी 2024 है इसलिए 9वां संस्करण जारी हुआ। वैश्विक स्तर पे औसतन केवल 16% एसडीजी लक्ष्य 2030 तक पूरे होने की राह में है, जबकि शेष 84% एसडी लक्ष्यों की प्रगति में उलटफेर दिख रहा है। अब यहाँ से क्या होगा, आपको रिपोर्ट के बारे में पूछ सकता है, पहली चीज कि कौन जारी करता, तो वो पता चल गया। दूसरा एक महत्वपूर्ण फैक्ट यह भी पूछ सकता है कि 2030 तक कितने लक्ष्यों की पूर्ति होने की संभावना है जो यूएनएसडीएसएन ने जारी की है, तो उसमें कहेंगे 16% लक्ष्य ऐसे जो पूरे हो सकते हैं, बाकी 84% लक्ष्यों की पूर्ति का कोई संकेत नहीं मिल रहा है। यहां पर अगर हम देखेंगे कि 2024 में एसडीजी जो सूचकांक दिया गया, उसमें फिनलैंड आपका टॉप पर है, जो लगातार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने में अपने योगदान को बढ़ावा दे रहा है। सेकंड नंबर पे आपका स्वीडन हो जाएगा और थर्ड नंबर पे डेनमार्क हो जाएगा। तो देखोगे अगर आप कि कहीं ना कहीं ये स्कैंडिनेवियाई देश से संबंधित होते हैं, जो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से अपने उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं। अगर भारत की बात करें तो 2024 में एसडीजी सूचकांक में भारत ने 64 अंकों के समग्र स्कोर के साथ 109वां स्थान प्राप्त किया। सोचो, विश्व में 109 नंबर पे भारत है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा करने में। इसके कारण पीछे देख लो, सबसे बड़ी चीज रोजगार की समस्या, भूख की समस्या, गरीबी की समस्या, पेयजल की समस्या, स्वच्छता की समस्या, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या, जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, हर जगह भारत कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है। इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन है कि एक तो सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति, और दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है बढ़ती जनसंख्या। जनसंख्या बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा और इससे कुछ लोगों को मिलेगा और कुछ लोग वंचित हो जाएंगे। यही कारण भी एक है। तो यहाँ पे इंडिया की रैंक याद रख लेना। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास रिपोर्ट 2024 में सबसे नीचे के जो 3 देश हैं, दक्षिणी सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और चाड, तो सबसे नीचे कौन आ गया, दक्षिणी सूडान हो गया। अब बात करते हैं, रिपोर्ट ने यूएन आधारित बहुपक्षवाद यानी यूएन मल्टी जो
लेटरल होते हैं यानी कि, तो इनके लिए देशों के समर्थन का एक नया सूचकांक भी जारी किया यूएनएमआई। नए सूचकांक में यूएन प्रणाली के साथ उनके जुड़ाव के आधार पर देशों को स्थान दिया गया कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो यूएन की नीतियों को, यूएन के विचारों को, यूएन के लक्ष्यों उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। तो यूएनएमआई सूचकांक में बारबाडोस जो कि शीर्ष पर है। बारबाडोस कहाँ देखने को मिलेगा? कैरिबियन सी में, जो कि अटलांटिक ओशन में आता है, मैक्सिको की खाड़ी के नीचे कैरिबियन सी, वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जहां पे जमैका, हैती, प्यूर्टो उसी के साइड में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे आइलैंड देखने को मिलेंगे, वहीं पे बारबाडोस भी देश देखने को मिल जाएगा आपको। क्लाउडिया सीन, अब ये एक अलग पॉइंट है। क्लाउडिया सीन बॉम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। 2022 में सीधा सीधा एक प्रश्न पूछ लिया था कि तंजानिया की थी या किसकी थी महिला राष्ट्रपति के बारे में, तो इसलिए इसको भी याद रख लेना, क्लाउडिया शीनबॉम जो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024, अर्थात विश्व के स्तर पर कौन से ऐसे देश हैं जो ऊर्जा ट्रांजिशन में अपनी रैंकिंग को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो जैसे 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच अर्थात कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दुनिया के 120 देशों पर आधारित वैश्विक ऊर्जा संक्रमण 2024, इट मींस ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 जारी की गई है। तो कितने देशों पे आधारित है? 120 देशों का सर्वे किया गया है। और क्या रिपोर्ट है? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये 3 पॉइंट आपके तैयार होने चाहिए। इसमें कहा जा रहा है ऊर्जा संक्रमण। तो क्या होता है ऊर्जा संक्रमण? ये वह प्रक्रिया है जिसमें एक देश या समाज पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों जैसे कोयला, तेल और गैस से नवाचारी हरित ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ता है। यहां पर आप देखोगे नवाचारी जैसे कौन से? सौर हो गया, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, जैव ऊर्जा की ओर बढ़ता है। तो इसी को कहते हैं ऊर्जा ट्रांजिशन। भारत सरकार के द्वारा भी लगातार प्रयास किया जा रहा है कि कैसे भी करके हम जीवाश्मिक ईंधन या पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता कम करें और सोलर एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी की ओर धीरे धीरे अपने समाज को, अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने राष्ट्र को आगे लेकर चले। इससे क्या होगा? ऊर्जा की निर्भरता समाप्त होगी और हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे ऊर्जा के क्षेत्र में, क्योंकि भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है मैक्सिमम, जहां पे सोलर एनर्जी, और भारत के पास लगभग 7,500 किलोमीटर की एक तटीय रेखा भी है जहां पे आप सोलर एनर्जी के साथ साथ आप टाइडल एनर्जी का भी प्रयोग कर सकते हो। तो भारत के अगर स्कोर की बात करें 120 देशों में 55.3 स्कोर के साथ भारत 63 नंबर पे है, जबकि पिछले साल 67 रैंक थी। अर्थात भारत ने 4 अंकों का क्या किया? 4 रैंक का सुधार किया। भारत लगातार अपने प्रयास में वृद्धि कर रहा है। और यहां पे देखोगे भारत नवीकरणीय ऊर्जा और बायोमास में विद्युत उत्पादन क्षमता का 42% हिस्सा हो गया है। भारत में जो है नवीकरणीय ऊर्जा वगैरह और बायोमास विद्युत उत्पादन देख लिया तो 42% हो गया है। अब यहां पे और भी चीज देख लेते हैं। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नवीकरणीय बाजार बन चुका है। तो देखो, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बाजार बन गया। पहले नंबर पे स्वीडन है, दूसरे पे डेनमार्क है, तीसरे पे फिनलैंड है, और सोचो इनके बाद यूएसए, चाइना वगैरह सब पीछे हैं, भारत चौथे नंबर पे आ रहा है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं जिसमें कहा जा रहा है वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये तो सिंपली कभी भी नहीं पूछता है कि वैश्विक शांति सूचकांक कौन जारी करता है, क्योंकि जो जारी करता होता है उसके नाम में ही पीस लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। 11 जून 2024 को इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 के नाम से, जिसमें 163 देशों का मूल्यांकन किया और यह कहा कि वैश्विक शांति का जो औसत स्तर है 2024 में 0.56% कम हुआ है और यह शांति के स्तर में गिरावट का लगातार 5वां वर्ष है। अच्छा, वैश्विक शांति अर्थात ग्लोबल स्तर पे जो पीस है वो लगातार गिरती जा रही है। क्यों? क्योंकि आपने देखा इजराइल फिलिस्तीन का संघर्ष देखा, गाजा पट्टी का संघर्ष देखा, हमास का, रूस और यूक्रेन का संघर्ष देखा, ठीक है, बहुत सारे ये भी संघर्ष चले। फिर अफगानिस्तान में तालिबानी संगठन आ गए, भारत का तमाम जो है कि विरोध ऐसे देशों में हो रहा है, फिर बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया। ऐसे बहुत सारे जो है कि फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से विश्व में कहीं ना कहीं शांति कम होती जा रही है, तनाव ज्यादा बढ़ रहा है और ये लगातार 5वीं बार ऐसा है कि प्रति वर्ष शांति में गिरावट आ रही है, तनाव में वृद्धि हो रही है। हालांकि यूपीएससी इस ट्रेंड को पूछता है कि लगातार 5 वर्षों से क्या इसमें शांति में गिरावट आ रही है, लेकिन यूपीपीएससी प्रतिशत पूछ सकता है कि इस बार कितनी गिरावट हुई। अगर हम बात करें कि आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बन गया और सबसे कम शांतिपूर्ण देश यमन है। अब जरा आइसलैंड के बारे में अगर नहीं पता है तो ये भी जान लो।
आइसलैंड देश आपको मिल जाएगा जो नॉर्थ अटलांटिक में, अगर आप ग्रीनलैंड को देखोगे, ग्रीनलैंड के दक्षिण पूरब में यानी कि साउथ ईस्ट में आपको, और यूके से थोड़ा सा ऊपर आइसलैंड देखने को मिल जाएगा। ये सबसे शांति वाला देश है, एकदम शांत रहते हैं, चिल्ड मारते हैं लोग यहाँ पे। और सबसे खराब स्थिति यमन की है। यमन कहाँ पे दोस्तों, पता होगा, सऊदी अरब के नीचे ओमान, ओमान के नीचे यमन, ठीक है, लाल सागर के नॉजिकल पॉइंट पे, ठीक है, लाल सागर के पास। तो ये सबसे शांतिपूर्ण नहीं है। भारत का स्थान की अगर हम बात करें, भाई भारत को भी तो देखना है। सूचकांक में भारत को 5 स्थान के सुधार के साथ 2.319 स्कोर के साथ 116वां स्थान मिला है। तो भारत की भी रैंकिंग कोई बहुत अच्छी नहीं है। आप देख लो ना, भारत भी 116वें नंबर पे है शांति में, क्योंकि भारत में भी बहुत सारे संघर्ष लगातार चल रहे हैं, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, रेप के मामलों को लेकर हो, किसी भी प्रकार का कहीं ना कहीं भारत में निर्याती संघर्ष हो, मणिपुर की हिंसा देख सकते हो, गौ हत्या हो सकती है, बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिनकी वजह से भारत में भी शांति का माहौल अब बहुत कम रह गया है। और अगर देखें, 3 मानदंडों पर सामाजिक सुरक्षा और संरक्षा, चल रहे घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की सीमा और सैन्यीकरण की डिग्री में समाहित 23 संकेतों पर इसको आधारित किया था। हालांकि ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने मैंने आपको 2 से 3 पॉइंट बता दिए। अब चलते हैं अगले एक पॉइंट पे, जिसमें लिखा है थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता। अभी भारत में तो सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक लोगों को जो है कि मान्यता दी है, लेकिन यहाँ तो विवाह को भी अब मान्यता मिल गई। 18 जून 2024 को भारी बहुमत के साथ मंजूरी दे दी गई थाईलैंड में। थाईलैंड दक्षिण पूर्वी एशिया में ऐसा कानून लागू करने वाला पहला देश बन गया। कहाँ पे? दक्षिण पूर्वी एशिया देशों में। ये वही देशों का समूह होता है जिसमें आसियान देश आते हैं, और आसियान में टोटल अब 11 देश हो चुके हैं। अगर हम बात करें कि ताइवान और नेपाल के बाद थाईलैंड समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला एशिया का तीसरा देश बन गया। अर्थात एशिया में ये पहला देश नहीं है। पहला देश कहां पे होगा? आसियान देशों में, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया देशों में होगा। लेकिन अगर पूरे एशिया को देख लिया जाए तो ताइवान और नेपाल ऑलरेडी दे चुके हैं। तीसरे नंबर पे थाईलैंड होता है जिसने समलैंगिक विवाह को अनुमति दी है। और मुझे जो लगता है कि ये प्रश्न आपका बनेगा इस बार यूपी पीसीएस में भी और आरओ में भी, क्योंकि ऐसे प्रश्न डायरेक्टली यूपी पीसीएस के फेवरेट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, यानी एनवायरमेंटल प्रोग्रेस इंडेक्स जो होती है, जो कि 5 जून पर्यावरण दिवस के दिन विश्व के 180 देशों का पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारी किया गया। भारत की अगर हम बात करें तो सोचो 176वें स्थान पे, कितनी बुरी स्थिति है भारत की, 176वें स्थान पे। 2022 के सूचकांक में तो दोस्तों भारत अंतिम स्थान पे था पर्यावरण के लेके प्रदर्शन सूचकांक में। कितनी खराब स्थिति है यहाँ पे। एस्टोनिया को अगर हम देखें तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 59% की कमी लाकर इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पे आ गया। और भारत की स्थिति क्या है? भारत तो दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा देश है जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता है। पहले यूएसए, फिर चाइना, फिर भारत। तो ये तो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कर रहे हैं, जबकि एस्टोनिया क्या किया? 59% इसने कमी कर ली। एस्टोनिया कहां पे मिलेगा आपको? अगर आप बाल्टिक सी में देखोगे तो वहां पे एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये सारे देश देखने को मिलेंगे। तो भारत की रैंकिंग देख ली। अब ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक भारत है, यही चीज मैंने बता दी। भारत के पिछड़ने का एक मुख्य कारण है कि इसकी कोयले पर भारी निर्भरता है, जो न केवल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में योगदान देता है बल्कि वायु प्रदूषण के स्तर को भी बढ़ाता है। क्योंकि भारत में जो कोयला पाया जाता है वो पाया जाता है बिटुमिनस कोयला, लेकिन उसमें भी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। इसलिए कई बार होता है भारत कोयले का आयात भी करता है। और साथ ही साथ इससे क्या होता है, निर्भरता भी कम नहीं हो रही है, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ अभी हम पूरी तरीके से नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिससे विद्युत उत्पादन करने के लिए हमें कोयले को जलाना पड़ता है, जिससे हमें कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन भी करना पड़ रहा है और वायु का प्रदूषण भी बढ़ा रहे हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट की ओर। वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक कर देना, और इस तरीके की पीडीएफ को आप लोग वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से परचेस कर सकते हैं। अगला यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मानव विकास सूचकांक, जिसको हम लोग कहते हैं HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है, HDI जिसको हम लोग कह देते हैं, HDR नहीं, वो तो रिसोर्सेज हो जाएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के द्वारा 13 मार्च 2024 को मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2023-24 के नाम से जारी की गई, जिसकी थीम क्या थी? ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, यानी बटी हुई दुनिया में सहयोग की पुनर्कल्पना की जाए। और इसमें 193 देशों की पूरी गणना की गई है। अगर यहाँ पे HDI की वैल्यूज को देखा जाए तो 4 लेवल पे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है HDI वैल्यूज को।
जैसे 0.800 या उससे ऊपर अगर जाओगे, क्योंकि इसकी 0 से लेके 1 तक के बीच में ही रैंकिंग होती है, तो 1 का मतलब हो गया 1000 वैल्यू, ठीक है। तो 0.8 से लेके 1000 तक जाओगे तो अत्यधिक उच्च मानव विकास वाले देश होंगे, यानी कि हाई लेवल पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जो बहुत रेयर ही किसी देश को अभी तक प्राप्त हो पाया है। फिर अगर आप इसे सेकंड लेवल का देखोगे 0.700 से 0.799 तक, जो कि उच्च मानव विकास वाले देश हो जाएंगे। 0.550 से 0.699 तक मध्यम मानव विकास वाले देश, और 0.550 से नीचे जो होगा निम्न मानव विकास वाले देश हो जाएंगे। तो ये 4 कैटेगरी होती है। तो जरा इन कैटेगरी को पॉइंट में याद रख लेना, क्योंकि कई बार होगा कि इसको मिलान करने के लिए दे देगा तो आप गलत कर सकते हो। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड आपका पहले नंबर पे आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, सेकंड नंबर पे आपका नॉर्वे आता है, और सबसे लास्ट में आपका लास्ट नंबर जो कि 193 नंबर मिलता है आपको सोमालिया को मिलता है। सोमालिया कहां पे? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, जो लाल सागर के पास हॉर्न ऑफ अफ्रीका आपको देखने को मिलता है, जिसमें इथोपिया, जिबूती, इरिट्रिया और सोमालिया आते हैं। तो ये चारों देश इसमें आते हैं, तो सोमालिया हो जाएगा। भारत की स्थिति क्या है? एचडीआई 2022 में भारत की स्थिति 134वां स्थान था और 0.644 रैंक प्राप्त हुई थी, और 2021 में क्या मिला था भारत को? 135वां स्थान मिला था। भारत को मध्यम मानव विकास वाले देश की श्रेणी में रखा गया, यानी उच्चतम तो छोड़ ही दो, उच्च वाले में भी नहीं है, बल्कि मध्यम मानव विकास के देश की श्रेणी में आता है। अच्छा, एचडीआई में संकेतक कौन कौन से यूज होते हैं? 3 होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जो कई बार इकोनॉमिक्स को प्रश्न बना के पूछा जाता है। एक होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, यानी औसतन एक व्यक्ति कितना जीवित रहता है। फिर शिक्षा, एजुकेशन, उसमें कितनी प्राप्त हुई, और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय या पीसीआई भी कहते हैं, पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो इन तीनों को बेस बनाते हुए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी किया जाता है। रिपोर्ट में लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में 0.437 के स्कोर के साथ भारत 108वें नंबर पे है, क्योंकि ऐसी बात थी कि जब एचडीआई का जो मानक तय किया जाता था, जब इसकी रिपोर्टिंग की जाती थी, तो यहाँ पे असमानता कितनी, इसकी रैंकिंग नहीं हो पाती थी, इसलिए इसको भी 2010 से शुरू कर दिया गया। और यहाँ पे आप देखोगे कि भारत की रैंकिंग 108वें नंबर पे है, और एचडीआई में कितनी है दोस्तों? तो आपको 134 याद रखनी है। अब आ जाइए, इकोसोक के विभिन्न सहायक निकायों के चुनाव में भारत की जीत हो गई। ये क्या होता है इकोसोक? ये आर्थिक और सामाजिक परिषद है, यूएन का अंग है, जो यूएन के 6 प्रमुख अंग हैं, जिसमें एक सचिवालय हो जाएगा, ठीक है, सचिवालय हो गया, एक उसमें सामाजिक आर्थिक विकास परिषद हो जाएगी, एक उसमें सुरक्षा परिषद हो जाएगी, एक उसमें महासभा हो जाएगी, एक उसमें न्यायालय हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो 6 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, उनमें एक अंग है सामाजिक आर्थिक परिषद। तो इसको अगर आप देखोगे, संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक व सामाजिक परिषद के 17 सहायक निकायों में रिक्त पदों को भरने के लिए 9 अप्रैल 2024 को हुए, और जो कि भारत को भारी इसमें सफलता प्राप्त हुई, यानी भारत इसमें सेलेक्ट हो गया। और कितने समय के लिए? भारत को 2025 से 2029 के लिए नॉमिनेट किया गया है। इसमें महिलाओं की स्थिति पर आयोग 2025 से 27 के लिए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के कार्यकारी बोर्ड के रूप में भी भारत को अपॉइंट किया गया है। तो 2-3 सेक्शन में भारत को अपॉइंट किया गया। पहला, भारत को 2025 से 29 के बीच में किसके लिए? महिलाओं की स्थिति पर आयोग बना दिया गया। 2025-27 के लिए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के कार्यकारी बोर्ड के रूप में इसको घोषित किया गया। और तो और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के रूप में, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के रूप में, विश्व खाद्य कार्यक्रम आदि निकायों के लिए भारत को चुन लिया गया। यहाँ पे इकोसोक की बात करेंगे तो ये 54 सदस्यों की एक टीम होती है, जो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में से एक है। कितने मेंबर्स होते हैं इसमें? 54 होते हैं। चलिए अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 10 पर। और 10 क्या है दोस्तों? क्वाड आपने सुना था, लेकिन अब हम पढ़ेंगे स्क्वाड। तो इसमें हमें क्या जानना है? क्वाड के बाद स्क्वाड। देखिए, क्वाड की अगर हम बात करें तो उसमें 4 देश शामिल हैं। एक तो आपका यूएस हो गया, एक भारत, एक ऑस्ट्रेलिया और एक जापान, ठीक है, जो इंडो पैसिफिक ओशन में जो है कि पूरी तरीके से अपनी सामरिक शक्ति को बढ़ावा देते हैं चीन को प्रति संतुलित करने के लिए। लेकिन अब इसके आधार पर एक स्क्वाड की बात की जा रही है, क्योंकि अमेरिका के नेतृत्व में चीन की घेरेबंदी के लिए जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस ने मिलकर 4 देशों को संगठन बनाया, जिसे स्क्वाड कहते हैं। ध्यान से समझ लो, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों तो क्वाड में भी हैं, बस चेंज कौन हुआ? इंडिया की जगह फिलीपींस आ गया। लेकिन फिर भी स्क्वाड उतना टिक नहीं पाएगा, क्योंकि इन तीनों देशों के पास तो क्वाड भी एक मंच है, क्वाड भी तो एक मंच है, लेकिन फिलीपींस उतनी आवश्यकता पूरी नहीं कर सकता जितनी भारत कर सकता दुनिया की आवश्यकताओं को पूरा। लेकिन एक बात और देखो, क्वाड के साथ साथ इन्होंने
स्क्वाड में भी चीन की घेरेबंदी की बात की है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में यानी इंडो पैसिफिक ओशन में चीन की आक्रामकता पर अंकुश लगाने के लिए ही इसका गठन किया गया। तो स्क्वाड में कोई और देश नहीं, बस एक आपको फिलीपींस को ऐड ऑन कर देना है। अगर आप देखोगे कि स्क्वाड एक क्षेत्र विशेष तक सीमित है, जबकि क्वाड का असर पूरे हिंद महासागर पर बना हुआ है, इसलिए स्क्वाड से बेहतर आज भी क्या रहेगा, क्वाड ही रहेगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं पॉइंट नंबर 11 पे। पॉइंट नंबर 11 कह रहा है टीसीएस ने पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना की है। टीसीएस क्या है भैया, इसको भी समझ लो। ये टाटा कंसल्टेंसी जो सर्विसेज है, टीसीएस जो आपके ऑनलाइन वगैरह पेपर कराते हैं, तो उसमें बहुत बड़ी एक संस्था है ये भी टीसीएस, जो टाटा कंपनी के अंतर्गत आती है। 13 मई 2024 को फ्रांस के पेरिस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के द्वारा आयोजित किया गया था इस पहल को, और जिसमें भारत की प्रमुख आईटी सेवा प्रदाता कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसको हम इन शॉर्ट टीसीएस कहते हैं, इसने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। और ध्यान से समझना कि ये कहां पर जो है कि मतलब कि स्टैब्लिश किया जाएगा, तो ये फ्रांसीसी कंपनियों को स्टार्टअप्स के ग्लोबल इकोसिस्टम, शिक्षा से जुड़ी तकनीक और अनुसंधान से संबंधित श्रेष्ठ सुविधा उपलब्ध कराएगा। और इसकी जो स्थापना हो रही है, यह नया एआई केंद्र पेरिस के ला डिफेंस क्षेत्र में टीसीएस स्पेस फोर्ट के पास स्थापित होगा, जिसका उद्घाटन जून 2024 में किया गया। यानी कि टीसीएस का एक ऑफिस वहां पे भी जो पेरिस में है, वहीं पर इसको स्टैब्लिश किया जाएगा, फ्रांस में, पेरिस में। और बात कर लेते हैं टीसीएस क्या है, तो ये टाटा ग्रुप की सॉफ्टवेयर सर्विसेज और कंसल्टिंग कंपनी को माना जाता है टीसीएस। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट को, टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी इंपैक्ट रैंकिंग 2024। तो यहां पर हमें पढ़ना है कि टाइम्स हायर एजुकेशन की यूनिवर्सिटी इंपैक्ट रैंकिंग 2024 में बात करें, तो ये जो टाइम्स हायर एजुकेशन, जिसको हम द भी कह देते हैं, THE ने 12 जून 2024 को यूनिवर्सिटी इंपैक्ट रैंकिंग जारी की है। देखा जाएगा तो संयुक्त राष्ट्र के 17 सशक्त जो विकास लक्ष्य यानी कि SDG की दृष्टि से उच्च शिक्षण संस्थानों के आधार पर तय की जाने वाली रैंकिंग में प्रतिनिधित्व में भारत पहले स्थान पे है। अर्थात जो बहुत सारी अलग अलग रैंकिंग थी ना, उसमें यह भी तय किया गया कि जो हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है, वहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए कितना फोकस किया जा रहा है, तो उस लेवल पर भारत हमारा पहले स्थान पर आ गया। यानी भारत हायर एजुकेशन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए लगातार प्रयासरत है। और रैंकिंग में भारत के 105 संस्थानों ने भागीदारी की, जबकि 2019 में यह संख्या केवल और केवल 13 थी। तो सोचो अगले 4 से 5 साल में भारत सरकार के द्वारा और विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा यह प्रयास किया गया कि हम हायर एजुकेशन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंधित एक सिलेबस के रूप में, एक टॉपिक के रूप में, कोर्स के रूप में इसे इंट्रोड्यूस किया जाए। और आज भारत के लगभग 105 संस्थान ऐसे जो इससे संबंधित SDG से रिलेटेड सारे पॉइंट्स पे काम कर रहे हैं। SDG का जो थर्ड लक्ष्य है, जिसमें कहते हैं गुड हेल्थ एंड खुशहाली, यानी अच्छी हेल्थ के बारे में, इसमें खुशहाली के क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष 100 संस्थानों में मैसूर स्थित जगत गुरु श्री शिवरात्रीश्वर JSH उच्च शिक्षा और अनुसंधान अकादमी में पहले स्थान पर आ चुका है ये। और स्वच्छ जल और स्वच्छता में 100 संस्थानों में सोलन स्थित सुलनी जैव प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विज्ञान विश्वविद्यालय को सेकंड स्थान मिला है। तो मैं कहता हूं ये 2-3 पॉइंट अगर नहीं भी याद रहेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जो पहला बताया मैंने वो याद रख लेना। साथ ही साथ 10वें लक्ष्य जो असमानताओं में कमी, यानी कि किसमें कमी करनी है, इनइक्वालिटीज में, इस पर भी दुनिया के शीर्ष 100 संस्थानों में भुवनेश्वर स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट अर्थात कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिक संस्थान जो है, इसको भी 6ठा स्थान मिला है। तो देखा जाए कि भारत के कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट थे जो अलग अलग विभागों में, अलग अलग क्षेत्रों में रैंकिंग अच्छी अचीव करके आए हैं। तो चलो भैया एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं, लैंगिक समानता सूचकांक, असमानता नहीं समानता सूचकांक। असमानता की बात करेंगे तो वो तो UNDP जारी कर रही थी, लेकिन यहाँ पे समानता सूचकांक पढ़ेंगे, जिसमें क्या लिखा है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक 2024 में भारत 2 स्थान नीचे खिसककर 129वें स्थान पर आ गया। इससे क्या पता चलता है कि भारत में आज भी महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि पुरुष प्रधान हमारी सोसाइटी पहले से चली आ रही है और इसमें आज भी महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है। अगर हम इस भेदभाव को कम कर रहे होते तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं लैंगिक समानता में हमारा स्कोर और अच्छा होता, लेकिन यहाँ तो गिरावट हो गई। अगर हम देखें 12 जून 2024 को जो रिपोर्ट जारी की गई वार्षिक स्तर पे, पहले नंबर पे फिर से आइसलैंड ने बाजी मारी है। इससे पहले भी आइसलैंड ने अभी एक बाजी मारी थी, जो मैंने बताया था कि ग्रीनलैंड और यूके के बीच में आपको देखने को मिलेगा, जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। तो जरा कमेंट सेक्शन में बताना कि अभी इससे पहले आइसलैंड कौन से नंबर, मतलब किस क्षेत्र में पहले नंबर पे आता है।
अब यहां पर देखोगे कि 146 देशों की सूची में सूडान सबसे निचले स्थान पे है और रिपोर्ट के अनुसार महिला शिक्षा की प्राप्ति और राजनीतिक सशक्तिकरण मापदंडों में भी लगातार गिरावट आ रही है। अर्थात महिलाओं के साथ बहुत सारे स्तरों पे भेदभाव किया जा रहा है, लेकिन अब तो एजुकेशन के लेवल पे और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लेवल पर भी गिरावट आ रही है। हालांकि भारत सरकार ने 106 मतलब कि 106 अमेंडमेंट जो संवैधानिक संशोधन किया गया उसके द्वारा महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात की गई लोकसभा में, ठीक है, विधानसभा में और दिल्ली विधानसभा में भी दी गई, लेकिन फिर भी राजनीतिक सशक्तिकरण गिरावट है। सीधा प्रमाण देख लो ना, मैंने कल ही करंट अफेयर्स में बताया कि जब आपकी 17वीं लोकसभा चुनी गई थी 2019 में, तब टोटल सांसद में 78 महिलाएं चुन के गई थी, लेकिन इस बार जो 18वीं लोकसभा आई उसमें केवल कितनी महिलाएं, 74, यानी 4 महिलाओं की गिरावट हो गई। तो जाहिर सी बात है राजनीतिक सशक्तिकरण भी गिर रहा है। फिर यहां पर देखिए इसी तरीके से सारे टॉपिक को ना एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए कि अगर महिलाओं से रिलेटेड बात चली तो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या प्रोविजन किए गए और व्यवहारिक स्तर पे क्या प्रमाण देखने को मिल रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में 140 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश का 2024 में लैंगिक अंतर 64.1% रहा है। क्या कहा गया कि रिपोर्ट में कहा गया कि 140 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश में, भारत की बात हो रही है, 2024 में लैंगिक अंतर लगभग 64.1% रहा। ये एक बहुत बड़ा अंतर है और इसको जीरो तक लेकर आना है। सोचो, जीरो तक लाना है। भारत पिछले वर्ष सूचकांक में 127 नंबर पे था, लेकिन अब तो 2 अंक और नीचे गिर गया, यानी और भी गिरावट देखने को मिलती है। सूचकांक को मापने के 4 प्रमुख आयाम हैं। पहला, आर्थिक भागीदारी और अवसर कितना मिल रहा है महिलाओं को। दूसरा, शिक्षा की प्राप्ति कितनी हो रही है। तीसरा, उनके स्वास्थ्य और जीवन रक्षा कितना हो रहा है। और चौथा, राजनीतिक सशक्तिकरण को ध्यान में रखने की बात की जाती है। अब यहां पर देखते हैं, अगले एक पॉइंट की ओर चलते हैं कि बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस का गठन कर दिया गया। किसका अलायंस गठन किया गया? बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस का गठन किया गया। ये क्या है दोस्तों? तो देखा जाएगा कि भारत, यूएसए, दक्षिण कोरिया और जापान और यूरोपीय संघ ने बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन की शुरुआत की है। सीधा प्रश्न बन जाएगा कि अभी हाल ही में बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन की शुरुआत की है, निम्नलिखित में से कौन कौन से देश इसमें शामिल थे? भारत था, यूएसए था, जापान था, दक्षिण कोरिया था और यूरोपीय संघ था। पहली बैठक 3 जून 2024 को दुनिया की सबसे बड़ी दवा प्रदर्शनी बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 सैन डियागो, जो कि यूएसए में एक शहर है, वहां पर आयोजित की गई पहली बैठक इसकी। और इन दवाइयों के उत्पादन के लिए जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया था। अर्थात ये जो फार्मास्यूटिकल की जो मीटिंग्स हुई थी, यहां पर ये बात की गई कि जो दवाइयां बनती हैं यहां पर, इनके लिए जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाएगा। बायो फार्मास्यूटिकल, बायो वर्ड यूज हो रहा है। फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है दवा बनाना, लेकिन जब बायो वर्ड यूज हो रहा है यानी कि जैविक घटकों का प्रयोग करके, तो बायो फार्मास्यूटिकल एक प्रकार की चिकित्सीय दवा है जो जीवित प्राणियों के अंगों और ऊतकों, सूक्ष्म जीवों, पशु द्रवों और आनुवंशिक रूप से संशोधित कोशिकाओं और जीवों का उपयोग करके बनाई जाती है। कहने का मतलब है कि छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं, जो फंगस होते हैं, कवक होते हैं या फिर बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, चाहे इंसान के, चाहे जानवरों के, चाहे पेड़ पौधों के, इन सभी का प्रयोग करके आपकी दवाई तैयार की जाती है और इससे आपकी बॉडी को नुकसान भी कम होता है और बेनिफिट ज्यादा होता है। अभी जो आप दवाइयां खा रहे हैं दोस्तों, बहुत सारे इसमें केमिकल मिले होते हैं। केमिकल मिले होने की वजह से आपको फायदा जरूर होता है एक बीमारी से, लेकिन 10 प्रकार की नई बीमारियां हमारे शरीर में पैदा हो जाती हैं और इसीलिए लोग अब यूनानी चिकित्सा पद्धति यानी अंग्रेजी दवाई कराने से पीछे हट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं। आयुर्वेद में क्या होता है? कोई भी चीज आप खाओगे, कोई भी दवा खाओगे तो आपके शरीर को ताकत देगी, आपके शरीर को एनर्जी देगी, लेकिन ऐसा आपको यूनानी पद्धति की दवाइयों में नहीं मिलता है। तो अब बायो फार्मास्यूटिकल की ओर डिमांड बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं जैविक घटक होने से आपके शरीर को नुकसान कम होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। अब आ जाते हैं हम अपने आज के लास्ट टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स की क्लास है जो कि हर एक पॉइंट आपका नया नया फैक्ट है, तो ज़्यादा लंबे समय तक इसे रिटेन करने के लिए या यूँ कहें कि अपने दिमाग में बैठाने के लिए ज़्यादा लंबी क्लास की जरूरत नहीं है। 40 मिनट के आसपास की जो क्लास है, और मैंने पहले ही बता दिया है और कमेंट सेक्शन में मैं रिप्लाई कर रहा हूं कि लगभग 12 क्लास आएंगी और 12 क्लास में घटनासार हाफ ईयरली इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप बुक के साथ पढ़ रहे हो पहले से, तो इस क्लास से आप और अच्छे से रिवीजन कर पाओगे कि छोटे छोटे बुलेटिन पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है उसी पे बस हमें फोकस करना है। और अगर पीडीएफ लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना, वहां से आपको पीडीएफ की डिटेल्स मिल जाएगी। पेड पीडीएफ रहेगी, वहां से आप पेमेंट करके ले सकते हो। चलिए पढ़ते हैं लास्ट टॉपिक पे, 21वीं सांग्री ला वार्ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंडियन सिक्योरिटी के हिसाब से। देखा जाए तो एशिया प्रशांत प्रमुख रक्षा बैठक सांग्री ला वार्ता या एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन का 21वां संस्करण 2 जून 2024 को सिंगापुर में
समाप्त किया गया, यानी वहीं पे आयोजित हुआ। तो ये क्या नाम से जानी जाती है? एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन, अर्थात एशिया की सुरक्षा के लिए जरूरी है। और इस वार्ता का 31 मई से 2 जून के बीच में आयोजन चला, 31 मई से लेकर 2 जून के बीच में। सांग्री ला वार्ता या एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन सिंगापुर सरकार के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के द्वारा किया जाता है, ऑलवेज। तो ये सिंगापुर के द्वारा किया जाता है। अच्छा, बैठक का जो स्थायी स्थल है वो सिंगापुर का एक सांग्री ला होटल नाम से है, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सांग्री ला वार्ता। तो सांग्री को ये जो वार्ता होती है हमेशा बदलती नहीं है, बल्कि हर साल ये सिंगापुर में ही होती है और इसी होटल में ही होती है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया। बात करेंगे कि पहला एशियाई सुरक्षा सम्मेलन या सांग्री ला वार्ता 2002 में आयोजित किया गया था। कोविड-19 के कारण 2020 और 2021 में इसका आयोजन रद्द कर दिया गया था। और दूसरी बात देखें कि इस बार भारत का प्रतिनिधित्व नहीं था इसमें। 2018 में पीएम मोदी जी सांग्री ला डायलॉग या सांग्री ला वार्ता में संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये पहली लाइन क्यों कही कि ये भारत की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन में अगर देखा जाए तो ये छोटे छोटे जो देश हैं, जो आसियान देश के नाम से जाने जाते हैं, कहीं ना कहीं भारत के साथ इनके अच्छे संबंध हैं। और जब यही सुरक्षित होंगे तभी तो भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था भी चलेगी अच्छे से, भारत की रणनीतिक और सामरिक शक्ति भी मजबूत होगी। अदरवाइज अगर यही सुरक्षित नहीं होंगे तो भारत को सीधी चुनौती चाइना से और मजबूत तरीके से मिलेगी। इसीलिए चाइना को काउंटर करने के लिए भारत इन सभी देशों का समर्थन करता है और सांग्री ला वार्ता का भी समर्थन करता है। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पे कंट्रोल करेंगे, अर्थात कि क्लोज करेंगे। बाकी अगली क्लास में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम कंप्लीट हो जाएगा। हर एक घटनाक्रम को हम लोग 2 क्लास में कवर कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक क्लास में करेंगे तो लगभग 2 घंटे की क्लास होगी, और 2 घंटे में आप पूरी तरीके से करंट अफेयर से एग्जॉस्ट हो जाओगे, यानी बोर हो जाओगे और इंटरेस्ट आपका खत्म हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन आपको तैयार होने चाहिए वो फिर तैयार नहीं होंगे। इसीलिए मैंने कह रखा है कि लगभग 10-12 क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आज ये हमारी 3rd क्लास थी। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी, यहां तक आपने पूरा अच्छे से एंजॉय किया होगा इस क्लास को। तो वीडियो लाइक कर देना दोस्तों, साथ ही साथ चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।